टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में मेनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे और बेस्ट ऑफ लक उन सभी के लिए जिनका 22 मार्च को एग्ज़ाम है SGPGI के लिए। प्लीज़ आप लोग अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। 22 मार्च एग्ज़ाम डेट है, स्टाफ नर्स एग्ज़ाम डेट, जो कि आपका पेपर होने वाला है 22 मार्च को। आज ऑलरेडी 20 मार्च हो गई, आपके पास ओनली आज और कल का दिन बस है अपनी तैयारी करने के लिए। तो आपका जो भी रिवीजन बचा हुआ है प्लीज़ कीजिए। आप जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल आपको जहाँ से भी अरेंज होता है 2 दिन आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि हम NHM की बात करें या फिर GMC की बात करें तो SGPGI की जॉब बहुत बेटर है, अच्छी जॉब है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पेपर को क्लियर कीजिए। अपकमिंग टाइम में अलग अलग जगह बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं और जो भी लोग SGPGI का पेपर देने वाले हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग OSSC का पेपर एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि OSSC का बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आया हुआ था। चैनल पर मैंने जो पेपर था पूरा सॉल्व करवा दिया है आपके लिए। वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं जो कि OSSC के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर ये ट्यूब दी हुई है, कौन सी ट्यूब है? लिंटन ब्लैकमोर ट्यूब, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, NG ट्यूब या फिर नन ऑफ द अबव। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मे बी SGPGI में आ सकते हैं, यदि इनके साथ हैं तो आप रेडी रहिए। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब दी हुई है कौन सी ट्यूब है? ये ट्यूब है सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। कौन सी? सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें 2 इन्फ्लेशन है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है। यहाँ पर इस ट्यूब को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक है ईसोफेगल बलून, दूसरा है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और तीसरा है गैस्ट्रिक बलून। तो यहाँ पर ये यूज़ कब किया जाएगा? जब यहाँ पर आपको या तो ईसोफेगस में या फिर स्टमक में बहुत ही स्लो ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर द ब्लीडिंग इज टिपिकली कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वेरिसेस। जनरली जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तब ये ब्लीडिंग या तो होगी, तो यहाँ पर इसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज़ फॉर विच एज ग्रुप। तो जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन होता है किस एज ग्रुप के लिए जो मीजल्स और रूबेला वैक्सीन दी जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, या फिर बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो जो MR वैक्सीन का कैंपेन है, क्या है? MR वैक्सीन का जो कैंपेन है ये किस एज ग्रुप के लिए है? ये है बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर के लिए। इसके लिए 9 महीने से लेके 15 साल तक की एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। तो जो यहाँ पर MR वैक्सीन कैंपेन की एज ग्रुप आपको कभी भी एग्जाम में आती है 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप, जिसको MR वैक्सीन का एक ही डोज है जो दिया जाता है। स्पेशल कैंपेन है उन लोगों के लिए है जो इम्यूनाइज्ड है या फिर अनइम्यूनाइज्ड मीजल्स रूबेला वैक्सीन को लेके, उनके लिए एक ही वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें जो एज ग्रुप रखी गई है कितनी है? 9 महीने से लेके 15 महीने से कम एज ग्रुप के। यहाँ पर आपको मेनली याद रखना है 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर। नेक्स्ट वन, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो आइसबर्ग का क्या रिप्रेजेंट करेगा? अनडायग्नोज्ड केस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस या फिर ट्रीटेड केसेस। तो आपने जो आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा हुआ है उसमें कुछ आइस नीचे डूबी हुई होगी, कुछ ऊपर की तरफ दिखेगी। तो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का, ऐसे केस को बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस हैं। कैसे? अनडायग्नोज्ड केस के लिए बताएगा क्या? सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो फ्लोटिंग टिप्स है, क्या है? फ्लोटिंग टिप्स है, ऐसे केस बताएगा जो फिजिशियन ने देखे हुए हैं, चेक किए हुए हैं, वो केस बताएगा कौन? फ्लोटिंग टिप। लेकिन सबमर्ज्ड पोर्शन ऐसे केस बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस हैं,
या फिर कैरियर्स हैं या फिर सब क्लिनिकल केसेस, मतलब जिसमें सिम्टम ही पता नहीं चल रहे हैं, तो कैसे हैं अनडायग्नोस्ड केस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेसाइड पर डे इज। प्रोजेस्टेसाइड हार्मोनल थर्ड जनरेशन की हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा? 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी? ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि प्रोजेस्टेसाइड पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है पर डे कितना? 65 म्यूजी। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेसाइड पर डे 65 म्यूजी हार्मोन रिलीज करेगी। थर्ड जनरेशन IUCD है। यहाँ पर जो इसमें क्या होगा 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। टोटल प्रोजेस्टेरोन यदि पूछा जाता है प्रोजेस्टेसाइड में तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। कितना? 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा सिलिकॉन ऑयल रिजर्वर के साथ में। यहाँ पर इसमें 38 mg क्या रहेगा? 38 mg प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक दिन में 65 mg प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगी, थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल ओस। सर्वाइकल ओस के यहाँ पर ये थिक म्यूकस प्लग को बनाएगी, जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? थिक प्लग का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU486। RU486 का क्या लेके सही पॉइंट क्या है? It prevents the fertilization, has affinity for estrogen receptors, single dose of 10 mg prevents pregnancy in 90% cases या फिर cause delayed menstruation। तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही पॉइंट क्या है? तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है? आप लोग भी आंसर मार्क कीजिए कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा। तो जो RU486 है क्या है? RU486 है फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसका मेनली यूज़ ह्यूमन प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात करते हैं तो आंसर आपका डी होगा। इट कैन कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। जो मीफेप्रोस्टोन है इसका दूसरा नाम क्या है? मीफेप्रोस्टोन। और R486 मेडिकेशन है, जनरली मीजोप्रोस्टोल के साथ मिक्स करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में यूज़ की जाती है। अबॉर्शन के लिए ये यूज़ की जाती है, जो कि 97% तक इफेक्टिव है। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी इनिशियल टाइम की हो तभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कहा है कि 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी हुए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। डज नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इट हैज़ एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय कॉजिंग स्लफिंग एंड शेडिंग ऑफ डेसिडुआ। और जो कि सिंगल डोज 10 mg का प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को 99.1 केसेस में। कितना? 99.1 केसेस में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके पास प्रोजेस्टेरोन को लेके एफिनिटी है कि ये इसके अगेंस्ट काम, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करेगी। सिंगल डोज है जो इसका 10 mg का प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डिलेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? प्रोप्रेनोल, सेफेलोस्पेरिन, जिडोविडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी होगी? तो होगी सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी? सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है और यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाएगी। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में क्या होगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। नेक्स्ट वन इज रैमसे स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। रैमसे स्केल
किसको असिस्ट करने में यूज़ किया जाता है? सेडेशन को, पेन को, अराउजल को, कि ऑल ऑफ दी अबव को? तो जो रमसे स्केल है किसको असिस्ट करने में यूज़ होता है? तो यूज़ की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली स्केल है रमसे सेडेशन स्केल। इट डिवाइड्स पेशेंट्स लेवल ऑफ सेडेशन इनटू 6 कैटेगरी। इसमें पूरा लेवल ऑफ सेडेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फ्रॉम सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो किस तरीके से, जो सेडेशन स्कोर होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, तब एक स्कोर दिया जाएगा। पर्सन क्या है? नींद आ रही है उसको लेकिन नहीं भी आ रही है। दूसरे में कोऑपरेट ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विलाइज्ड, मतलब पर्सन को लग रहा है कि अब वो सो जाएगा, तो इसमें 2 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स ओनली, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं उन चीज़ों को पेशेंट जब मान बस रहा है तो 3 स्कोर दिया जाएगा। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर ट्रैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस, जब पर्सन कुछ आप शोर शराबा करेंगे तब भी बहुत ही कम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो होगा 4 स्कोर आपका। फिर यहाँ पर पर्सन कोई भी आपने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ किया है, कुछ भी किया, तब पर्सन बहुत ही इवन क्या है, रिस्पॉन्स कम ही देगा, ना कि बराबर देगा। जब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा मतलब पेशेंट क्या है, कंप्लीटली सेडेस्ट हो चुका है। तो ये रमसे सेडेशन स्केल क्लियर। 6 स्कोर यहाँ पे 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा सेडेशन को 6 कैटेगरी में, इसमें एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा कि आप गेट लॉक करके आए, आप फिर से दोबारा से चेक करने जाएंगे कि आपने गेट लॉक किया है नहीं, तीसरी बार जाएंगे तो क्या OCD है। फिर यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा OCD में वो कौन सा होगा? वो होगा सीरोटोनिन। कौन सा? सीरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रूटीनली किसी भी काम को रिपीटेड करेगा, जिसको हम कंपल्सन कंपल्सन कहेंगे, और जो काम आपके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो ऑब्सेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गेट लॉक करने जाना है, गेट पहले से लॉक है, आपको लगता है कि दोबारा से आप गेट लॉक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि गेट अनलॉक है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्सेशन। जब आपने जाके फिर से गेट लॉक कर दिया तो हो गया आपका क्या? कंपल्सन, मतलब आपने वो काम जाके कर दिया। रूटीनली रिपीटेशन मतलब कंपल्सन, और सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड, बार बार आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, तो वो है आपका ऑब्सेशन। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की बात हो रही है वो है सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए कितने होते हैं? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या है? एड्रेनालिन। क्या है? एड्रेनालिन। डोपामाइन है आपके प्लेजर के लिए। मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है सीरोटोनिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका यदि इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा? यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घट जाएगा तो अल्जाइमर का। इसका यदि डिप्रेशन में पूछें तो हाई होगा क्या? एसिटाइल कोलिन। कम होगा एसिटाइल कोलिन किसमें? अल्जाइमर वाले मरीज में। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यदि बढ़ जाए, हाई हो जाए, तब मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सिजोफ्रेनिया होगा। कम हो जाए तो डिप्रेशन। अब दो हैं जो फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, हंटिंगटन डिसीज कॉज करेगा, बढ़ेगा, और घटता है तो अल्जाइमर्स। फिर आता है डोपामाइन बढ़ता है मैनिया में, सिजोफ्रेनिया में, कम होता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स में, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन डिप्रेशन में इसका लेवल घटेगा, इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं? सीरोटोनिन के लेवल को हाई करने के लिए। मैनिया में इसके अपोजिट होगा, मैनिया में सीरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं मेडिसिन।
एंजाइटी में क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका यदि डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से असर दिखाएगी, वो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल्स से ह्यूमन में होता है वो क्या कहलाएगा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो जो इन्फेक्शन एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग में हो रहा है कहलाता क्या है, जूनोटिक। क्या कहलाएगा, जूनोटिक। और यहाँ पर जूनोटिक क्या है, प्लेग, जो कि इन्फेक्टेड रेड फ्ली के बाइट करने से होगी। अब वो इन्फेक्टेड रेड फ्ली आएंगी कहाँ से, किसी भी रोडेंट्स के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर जो जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम, और वो यहाँ पर क्या है, प्लेग। क्या है, प्लेग। प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और जनरली जो इन्फेक्टेड रैट है या फिर माउस है तो उनके जो ये कहेंगे हम यूरिन है, फीकल मटेरियल, उस पर बैठ के जब ये आएंगी, जो भी फ्ली हैं स्पेशली फ्ली, जब वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो जो एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको डिसीज कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट। तो बिल्कुल होगा, वर्टिकल का मतलब है माँ से बच्चे में। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिस मॉस्क्यूटो थे, तो मेन कॉज है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मलेरिया इन्फेक्शन इन सभी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुक बॉम्ब पेनिट्रेट इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुक बॉम्ब इन्फेस्टेशन है, हुक बॉम्ब आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के किस पार्ट से अंदर जाएंगे, फुट से, हेड से, हैंड से कि ईयर से। तो हुक बॉम्ब आपकी बॉडी में जब आप बेयर लेग होंगे, मतलब बिना चप्पल जूते के जाते हैं, तब आपके पैरों के थ्रू, फुट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। इंटेस्टाइनल हुक बॉम्ब, जिसको फ्लूरिफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट क्या करेंगे, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जिसको आप पटार भी कह सकते हैं यदि नॉर्मल वे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है, इंटेस्टाइनल हुक बॉम्ब आपकी बॉडी में बेयर फूड्स के थ्रू क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फिर वहीं पर ये बड़े होंगे, पनपेंगे और 1 से 4 को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाएगी, थाइमेक्टोमी, पैलिडोटोमी, सिंपैथेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है प्टोसिस, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर जो प्टोसिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस की यदि सिचुएशन होती है तो जो सर्जरी के थ्रू क्या किया जाएगा, थाइमेक्टोमी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे। और इसमें मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो वो होता है थाइमस ग्लैंड, और इसमें पूरी थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा, जो प्रोसीजर कहलाएगा थाइमेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि CSF जो ग्लूकोज का लेवल है CSF में कम हो जाए तो ये क्या बताएगा कि एंसेफेलाइटिस हुई है, वायरल मेनिंजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। कौन सी बीमारी हुई है, यदि ग्लूकोज का लेवल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम हो जाता है तो तब ये बताएगा कि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। हाइपोग्लाइकोरेसिया या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जनरली जब बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है तभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हम बात करते हैं तो जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तभी CSF में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइनिस। तो फेनिटोइन किसके लिए यूज़ की जाती है, जनरली एपिलेप्टिक पर्सन के लिए।
फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? ब्लीडिंग गम, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, गुस्गोनॉइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट कॉमन पूछा है फेनिटोइन का, वो होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ गम्स टिश्यू अराउंड द टीथ। जिंजिवल हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है? जो आपके गम्स टिश्यू है उसके चारों तरफ ज़्यादा ग्रोथ का होना। जो फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसके और अदर साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये क्या है? हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस है, फीलिंग ऑफ स्प्रिंग, ड्राउजीनेस, ये सब क्या है? इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसका जो एज एन एग्जाम बेस्ड आने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, उधर जिंजिवल हाइपरप्लासिया। और ये जनरली इस मेडिसिन के अलावा यदि आप पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं कुछ और मेडिकेशन के कारण, तब भी आपको हो सकता है। तो यदि हम फेनिटोइन की बात करें तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा इस ड्रग का वो क्या होगा? जिंजिवल हाइपरप्लासिया। मतलब आपके दांतों के यहाँ पर जो मसूड़े हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो मास्क लाइक फेस किसका क्लिनिकल फीचर है? मेंटल रिटार्डेशन का, पार्किंसंस डिसीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कि ग्लूइन-वेयर सिंड्रोम का। तो मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है किसमें? पार्किंसंस डिसीज में। इसमें पार्किंसंस डिसीज में। नेक्स्ट वन इज Ram, a 32-year male has been admitted to the intensive care unit following a motor vehicle accident. Assessment found a positive killing sign. What does this indicate? तो यदि यहाँ पर राम नाम का पेशेंट है, 32 साल का है, मोटर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज आया है, पॉजिटिव कुलिन साइन देखने को मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कुलिन साइन का मतलब क्या है? हीमोथेरेक्स है, स्कल फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है, कि रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। यहाँ पर एक क्या है? कुलिन साइन। आपने पढ़ा है कुलिन साइन किसमें देखने को मिलता है? देखने को मिलता है पैंक्रियाज वाले मरीज में। किसमें? पैंक्रेटाइटिस वाले मरीज में। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर वाले पेशेंट में इस तरीके से। क्लीन इज द हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। किसी भी रीजन से यदि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? कुलिन साइन। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है वो हुआ है रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में फ्रैक्चर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो ब्लीडिंग जैसे दिख रहा है रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन दोनों देखने को मिलते हैं किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। Next one is atropine is commonly used prior to administration if inhalant anesthetics to reduce. तो एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है जनरली कोई भी एनेस्थीसिया देने के पहले। क्यों? मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, कि नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन यूज़ की जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए। सीक्रेशन कम होगा तभी एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इधर सर्जरी चल रही है, मरीज इधर एस्पिरेट कर गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। तो पॉइजनिंग का जो अर्ली यदि एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या अर्ली साइन होंगे? रैसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर्स में, कि हेडेक होगा। एस्पिरिन का जो फर्स्ट क्लासिकल ओवरडोज वाला साइन होता है वो होता है टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस। दैट मीन्स रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। आपको कानों में लगेगा कि जैसे घंटी बज रही है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। MMSE का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE साइकेट्रिक में यूज़ किया जाता है। तो MMSE का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 30। इस तरीके से आपने जब अपनी साइकेट्रिक ड्यूटी की होगी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गए होंगे 3rd ईयर BSc में, तब आपने ये भरा होगा ये फॉर्म टाइप से है जो आपके पास, ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मतलब MMSE स्कोर के अकॉर्डिंग जब पर्सन का स्कोर 24 से 30 हो, मतलब पर्सन में नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, 18 से 23 है तो माइल्ड, और 0 से 17 है तो सीवियर, मतलब पर्सन को कुछ भी याद नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फॉल्स्टीन टेस्ट, दूसरा नाम है फॉल्स्टीन टेस्ट,
30 पॉइंट क्वेश्चनायर है जिसमें क्लिनिकली या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आई थिंक MMSE का क्वेश्चन OSSC के एग्जाम में भी रिसेंट में पूछा गया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चाइल्ड इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने बाल खींचने लगते हैं? इमिप्रामाइन में, एक्रोफोबिया में, ओलेंजापाइन में कि ट्राइकोटिलोमेनिया में? कौन से केस में बच्चे अपने खुद के बाल खींचने लगते हैं? इवन आजकल तो बड़े भी खींचने लगे हैं, वो कहलाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया, जो कि एक तरीके से बच्चों में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तब वो अपने खुद के बाल नोचना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ओन मेंटल इलनेस इट्स कॉल्ड। जब पर्सन अपने आसपास के बिहेवियर से अनभिज्ञ हो या फिर हमें कहें कि उसको कुछ भी पता ना हो तो क्या कहलाएगा? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस। पर्सन व्हेन इट्स नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ओन मेंटल इलनेस, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है तो क्या कहलाएगी? लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। विटामिन ए यदि वेजिटेबल सोर्स के थ्रू पूछा जाता है तो क्या रेटिनॉल है, कैरोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है कि कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन ए के लिए जब वेजिटेबल सोर्स से पूछते हैं तो ये कहलाएगा कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। रेटिनॉल होगा जब एनिमल फूड के थ्रू मिलेगा। याद रखें, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछे, विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स पूछे तब कैरोटीन, और यदि विटामिन ए का एनिमल सोर्स पूछे तब रेटिनॉल। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन ए। तो कैरोटीन का मतलब अल्फा कैरोटीन हो सकता है, बीटा कैरोटीन हो सकता है, जो कि आपको फल फूल सब्जियों से मिलेगा, लेकिन रेटिनॉल आपको एनिमल बेस्ड फूड से मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन शुड बी गिवन फॉर अ वुमन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यदि किसी फीमेल लेडी को आप क्या कर रहे हैं, फीमेल को कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, डॉर्सल, फॉलोअर्स की ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि किसी फीमेल क्लाइंट को आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तब आप उसको डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। मेल में आपको यदि लगता है कि मेल में कैथेटराइजेशन करना ईजी है तो नहीं, मेल में कैथेटराइजेशन प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व शेप हो जाता है एस शेप में, तो मेल का जो यूरेथ्रा है क्या है? लॉन्ग साइज का रहेगा, बट फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट साइज का रहता है, इसीलिए यूटीआई भी सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर लोअर एब्डोमेन की तरफ दो हाथ दिख रहे हैं, तो ये कौन सा मैन्यूवर दिखाया जा रहा है? लॉबसेट, डनकेन, क्रेट्स या फिर वालसाल्वा मैन्यूवर। सभी मैन्यूवर आपने पढ़े हुए हैं, आंसर दीजिए कि ये कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये कहलाएगा क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा? क्रेट्स मैन्यूवर। इसका यूज कब किया जाता है? जब प्लेस योर palms flat on the patient's abdomen just below the navel, then apply gentle firm pressure and move downward toward the symphysis pubis। तो ये क्या है? ये क्रेट्स मैन्यूवर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रेट्स मैन्यूवर। तो जो यहाँ पर क्रेट्स मैन्यूवर है ये आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्रेट्स मैन्यूवर का यूज़ कब किया जाता है? टू अवॉइड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे पर्सन को यदि यूरिन पास नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए, ब्लैडर के यहाँ पर फर्मली प्रेशर लगाया जा रहा है। क्यों? यदि पर्सन को यूरिन पास नहीं हो रही है तो उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। किसी डिसीज़ के कारण या फिर किसी और रीजन से आपने यूरिन जाना था, फिर नहीं गए, भूल गए, फिर आपको यूरिन पास नहीं हो रही है, सूसू नहीं आ रही है, तभी क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाएगा। बहुत ही फर्मली प्रेशर लगाया जाएगा एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल के, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाए क्योंकि यहीं ब्लैडर रहेगा ताकि आप यूरिन पास कर सकें। तो यूरिन को पास करने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज
In image, Quillen sign and Gray Turner sign seen. Those are the classical sign of which disease? अब बताइए आप लोग, यहाँ पर एक इमेज में क्विलिन साइन दिख रहा है, एक में ग्रे टर्नर साइन दिख रहा है, तो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो साइन दिखाए जा रहे हैं ये किस में देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में? पैंक्रेटाइटिस में। क्विलिन है इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस है अराउंड द अम्ब्लाइकस, ये रहे। ग्रे टर्नर है बाइलेटरल फ्लैंक ब्रूसिंग और इकोमाइसिस, जो कि क्लासिकल फाइंडिंग होती है रेट्रोपेरिटोनियम या फिर किडनी या फिर पैंक्रियास के आसपास ब्लीडिंग होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मर्फी साइन इज सीन इन विच डिसीज? मर्फी साइन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का 3 ट्रायड साइन आपको एग्जाम में आता है, कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब कोलिसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर डिसीज के लिए एक टेस्ट तरीके से किया जाएगा। वाइल द एग्जामिनर हुक्स हिज फिंगर अंडर द लिवर बॉर्डर एंड प्रेसेस, एनिलेशन कॉज द गॉल ब्लैडर टू डिसेंड प्रोड्यूसिंग पेन और इफ इट इज इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर की डिसीज़ को असिस्ट करने के लिए, मतलब कोलिसिस्टाइटिस को चेक करने के लिए मर्फी साइन है जो एज एन डायग्नोस्टिक साइन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। मर्फी साइन किस में देखने को मिलेगा? कोलिसिस्टाइटिस में। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम डिस्पोजल के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ओटी में यूज़ की जाती है, बर्निंग बॉडी के पार्ट्स को इंसिनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पुटम को जो डिस्पोज किया जाता है किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट वन इज, साथ में आपको पेपर्स भी दिए जा रहे हैं सॉल्व करने चैनल पर, तो आप लोग उनको भी देखते रहा करें। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो कौन सा है? पॉट्स, ग्रीन स्टिक, क्लेविकल या फिर कूलिस फ्रैक्चर। तो जो एज्ड पर्सन होते हैं उनमें कूलिस फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे के लिए पूछा है, तो बच्चे के लिए जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है वो तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आप स्पेशली ये उन बच्चों को होता है जिनकी एज 10 साल तक होती है। बोन बेंड्स एंड क्रैक्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कम्प्लीटली इनटू सेपरेट पीस। आप एक लकड़ी उठाइए, उसको तोड़िए, लेकिन वो एक जगह से कैसे बेंड होगी, टूटेगी, लेकिन पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होगी, कुछ थोड़ी जगह से जुड़ी हुई रहेगी, कुछ सेपरेट पीस में जुड़ी रहेगी। तो यहाँ पर वही सेम चीज़, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों में कॉमनली देखने को मिलेगा। यदि एज्ड पर्सन में पूछें तो कूलिस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ 9 इन पेशेंट विथ बर्न हेल्प्स टू असिस्ट। रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट में, रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे में। रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट को किस चीज़ में हेल्प करने में? द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न एरिया में, रिहेबिलिटेशन नीड्स में, वेंटिलेटरी असिस्टेंट नीड्स में, कि टाइप्स ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रिक्वायरमेंट में। किस चीज़ के लिए रूल ऑफ 9 है जो अपनाया जाता है पर्सन में? तो रूल ऑफ 9 में जो यूज़ किया जाता है कि कितना बॉडी फ्लूइड कितना परसेंट बर्न हुआ है मरीज। तो यहाँ पर आपका वो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न एरिया। इस तरीके से इमेज से इजीली समझेंगे आप। और जब इस बर्न एरिया की बात हो रही है तो आपको रूल ऑफ 9 से क्या पता चलेगा? कितना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। तो यहाँ पर 99% टोटल 18% लेग के लिए यूज़ किया जाता है, एक लेग के लिए। तो लोअर लिम्ब को मिला के यदि बात करें तो 36, 1% पेरिनियम एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, 9% पूरे हेड के लिए अपनाया जाता है, 9% एक आर्म के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड से दिखाया गया है कितने परसेंट कहाँ अपनाया जाता है। सबको टिप ऑफ टंग याद है फॉर्मूला। अब ये जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, अब जब बॉडी जली, टोटल परसेंटेज एरिया बॉडी सरफेस एरिया आपने रूल ऑफ 9 से पता किया।
अब इस जले हुए बॉडी के लिए आपको बॉडी में फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करना होगा ताकि आप मरीज को हाइपोवॉल्मिक शॉक से बचा सकें। तो यहाँ पर पार्कलैंड फार्मूला अपनाया जाता है। कौन सा? पार्कलैंड फार्मूला, जिसमें जो रिंगर लैक्टेट एडमिनिस्टर किया जाता है 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया इंटू वेट। मरीज का वजन कितना है, कितने परसेंट बर्न सरफेस एरिया, रूल ऑफ 9 लगा के 4 ml कैलकुलेट करके, तो आधा फ्लूइड है जो 50% फ्लूइड पहले 8 घंटों में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है और जो बचा हुआ फ्लूइड है उसको बाकी 16 आवर में। क्लियर? नेक्स्ट इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो जो कैटगट सूचर्स होते हैं किसके बने होते हैं? डोमेस्टिक कैट के, वाइल्ड कैट के, सीप के कि हॉर्स के? जो कैटगट बने हुए होते हैं किससे? सीप से। किससे? सीप से। जो सर्जिकल सूचरिंग के लिए सूचर मटेरियल अपनाया जाता है तो कैटगट बने होते हैं किससे? सीप से। और ये कम्प्लीटली 90 दिनों में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपको याद रखना है कितना? 90 दिनों में। Next one is a nurse perform the assessment of a patient posted for cesarean section delivery. Which assessment would indicate the need to contact the doctor? यहाँ पर यदि आप की पोस्टिंग है जो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होने वाली है किसी पर्सन की, किसी लेडी की, LSCS होने वाला है, तो किस केस में आप तुरंत डॉक्टर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। जब हीमोग्लोबिन 11 ग्राम हो, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट हो, मैटरनल पल्स 84 बीट हो या फिर वाइट ब्लड सेल्स काउंट 12,000 पर mm3 हो। तो यहाँ पर जब आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे तब जब फीटल हार्ट रेट 180 बीट हो जाए, क्योंकि नॉर्मली कितनी होती है? 140 to 160 तक। इससे ज़्यादा जाती है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर कुछ और अदर सिचुएशन फीटस को, बेबी को डेवलप हो रही हैं, तो ऐसे केस में आप इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फीटल टैकीअरिथमिया। जब पल्स रेट 180 से ज़्यादा जाए तो ये क्या है? फीटल टैकीअरिथमिया। और ऐसे केस में क्या किया जाता है? तुरंत जो प्रेगनेंसी के केस में यदि ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन विथ फॉर्मेलिन वेपर इज कॉमनली यूज्ड टू स्टेराइल एंड डिसइंफेक्ट। तो फ्यूमिगेशन और फॉर्मेलिन वेपर, फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज़ की जाती है इसमें फ्यूमिगेशन में। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टेरलाइज और डिसइंफेक्ट करने के लिए। OT के लिए, स्क्रबिंग रूम को, कि नर्सिंग रूम को, कि स्टेरलाइजेशन रूम के लिए। तो फ्यूमिगेशन मेथड अपनाई जाती है OT को स्टेरलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑपरेशन रूम। ये रही फ्यूमिगेशन मशीन। एग्जाम में है, नॉर्सेट में आप कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत कहा गया कि 2014 में इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 2 साल तक की एज ग्रुप और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना। तो वो है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि 90% तक फुल इम्यूनाइजेशन करवाना है 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका। फिर यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के बाद है जो मोदी जी ने ही 2014 में भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। फिर मिशन इंद्रधनुष का जो एक और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया तो नाम रखा गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो कि 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया। एग्जाम में यदि आपको आता है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो 8 अक्टूबर 2017 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। और जो ओनली मिशन इंद्रधनुष आता है तो 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिसीज़ और मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इसमें क्या रखा गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्या हैं? जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। लेकिन आपको बेसिक यही याद रखना है कि इसमें कितनी डिसीज़ कवर की जाती हैं जो मिशन इंद्रधनुष से। तो पहले इसमें 7 होती थी, अब नाउअडेज यहाँ पर 11 है जो कर दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इज। तो DPT वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज
पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक और क्वेश्चन था यहाँ पर जो मिस हो गया, तो जो मिशन जो वंदे मातरम स्कीम है, इससे यदि आपको क्वेश्चन आते, क्योंकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम कई बार पढ़ चुके, JSS के भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वंदे मातरम स्कीम है, इससे आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं, तो वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से स्कीम के तहत दी जाती हैं, तो वो वंदे मातरम स्कीम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 कंबाइंड वैक्सीन होती हैं, DPT, हेपेटाइटिस B एंड हीमो प्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, HIV। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में जो 5 वैक्सीन है, 5 डिसीज से प्रिवेंट करेंगे। अब इनका जो ड्यूरेशन है, दैट मीन्स एज है, वो कब दी जाती है, तो ये दी जाती है जनरली 6, 10 एंड 14 वीक्स में। कब? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक की एज में। जब बच्चे की एज 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक हो जाए तब। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी या फिर एडवर्ड जेनर। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार किसने किया था, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो सबसे फर्स्ट वैक्सीन यदि पूछी जाती है तो कौन सी थी, वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, जो कि एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। और इन्हीं के लिए क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन का फादर, किसको, एडवर्ड जेनर को। OPV जो वैक्सीन इसकी डिस्कवरी की थी किसने, अल्बर्ट सेविन ने। किसने? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। बट यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि वैक्सीनेशन है जो फर्स्ट किसने परफॉर्म किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहली वैक्सीन कौन सी जिसकी खोज हुई थी, तो वो थी स्मॉल पॉक्स, जो कि एडवर्ड जेनर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1798 में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल। यहाँ पर इमेज में एक बच्चा मस्त लेटा हुआ है, तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन में है यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, कंगारू मदर केयर, RCH या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आते हैं, तो इंद्रधनुष हमने पढ़ लिया, कंगारू मदर केयर है और है RCH। तो यहाँ पर इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP, एग्जाम में फुल फॉर्म आता है INAP। तो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का लोगो है यहाँ पर, जो कि 2014 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, INAP, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। 2014 को, सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो एम रखा गया था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का, यदि एम पूछा जाता है तो जो स्टिल बर्थ है, क्या है, स्टिल बर्थ और जो न्यूबॉर्न की डेथ होती हैं उनको हमें 2030 तक क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एम क्या है इसका, कि जो स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ है उनको हमें 2030 तक प्रिवेंट करना है इस प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ रेट को लेके आना है। जो अभी न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है और स्टिल बर्थ है अभी डबल डिजिट में आती हैं, लेकिन इसका गोल रखा गया है कि 2030 तक हमें इसको ओनली सिंगल डिजिट में लेके आना है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द RCH प्रोग्राम लॉन्च। तो RCH प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1997, 2005, 1989 या फिर 1990, 1997, 2005, 1989 या फिर 1990। तो जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, लॉन्च कब किया गया था, 1997 में। यदि फेज पूछते हैं, डायरेक्ट RCH पूछे तो 1997, यदि फेज सेकंड पूछें तब आपको अलग आंसर देना है, लेकिन यदि RCH की फेज फर्स्ट की बात करें हम, तो 15 सितंबर 1997 को लॉन्च की गई थी, जिसने 4 कंपोनेंट पर मेनली फोकस किया था। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जो कि 1995 में आया था, लेकिन आफ्टर दैट इसको RCH में इंक्लूड कर दिया गया था। फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स, क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर, टारगेट फ्री अप्रोच। क्या है, 4 कंपोनेंट है RCH के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फिर आई थी RCH की सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज पूछे तो 15 सितंबर 1997, सेकेंड फेज पूछते हैं यदि, तो यहाँ पर RCH के तहत है जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की सेकेंड फेज है,
ये कब आई थी? 1 अप्रैल 2005 को। कब आई थी? 1 अप्रैल 2005 को। इसका एम भी रखा गया था कि मैटरनल और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है इसको हमें कम करना है। 3 एसेंशियल कंपोनेंट है इसके: ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम। क्या है? स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड इन। तो हम नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर। तो हम हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे यदि आपको आता है तो 2 अलग अलग डे हैं यहाँ पर। तो यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में। कब मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन है जो बाल दिवस के तौर पर है जो सेलिब्रेट करवाया। तो यहाँ पर 14 नवंबर को हमने क्या मनाया? नेशनल चिल्ड्रंस डे। यदि एग्जाम में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आता है तो हमें कब मनाते हैं? 20 नवंबर को, जो कि 1954 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था कि जो सिंबल में एक स्कीम दिख रही है कौन सी स्कीम है? ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस। तो यहाँ पर कौन सी स्कीम है जो शो हो रही है? तो ये कौन सी स्कीम है? ये है यहाँ पर ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। बेनिफिशियर्स हैं बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम हो, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन जो कि 15 से 44 साल, फर्टाइल एज ग्रुप का है या फिर हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का है तो 15 से 44 साल तक, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स क्या है इसकी बेनिफिशियर्स एज ग्रुप हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके रखा हुआ मिलता है आपको। क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना लॉन्च्ड इन। तो यहाँ पर जो भी स्कीम यदि छूट जाती हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी स्कीम यदि इस क्लास में छूट जाती हैं, आपको उनके नाम पता हो या फिर डाउट हो जिनमें, तो आप प्लीज़ वो स्कीम के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। फिर से कहती हूँ कि जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, देख रहे हो, आफ्टर प्रीमियर के बाद भी देखते हैं, तो आपको जो भी स्कीम के बारे में डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो और जो आपको याद हो स्कीम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास होगी उसमें आपको पूरी स्कीम है जो बता दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना लॉन्च इन। तो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2020, अगस्त 2018, सितंबर 2017 या फिर सितंबर 2018। PMJAY स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2018 में। कब? सितंबर 2018 में। इस स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द लोगो। तो यहाँ पर एक इसका लोगो दिख रहा है, WHO का, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNDP। तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है किसका दिख रहा है? ये दिख रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाते हैं आता है? तो मनाते हैं 7 अप्रैल या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे कह सकते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डायरेक्टर इसके वंस अगेन दूसरी बार है जो टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस हैं जो चुने गए हैं और जो अपकमिंग 5 साल तक के लिए WHO के डायरेक्टर हैं जो रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, इसने किस प्रोग्राम को रिप्लेस किया है या फिर इसकी जगह किस प्रोग्राम ने ले ली है? ICDS, RCH, MCH या फिर NRHM। तो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में लाया गया था। तो इसकी जगह कौन से प्रोग्राम ने ले ली है और इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया था? RCH के साथ। किसके साथ? RCH के साथ। नेक्स्ट वन इज विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो कौन सी कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है? भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी कमेटी है जो कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है? तो उसका नाम क्या है? भोर कमेटी। 1946 में आई थी, चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इसका दूसरा नाम है और इसके तहत इन्होंने
पीएससी सेंटर के लिए भी है जो रूल्स लाए थे, वो पीएससी सेंटर के लिए किस कमेटी ने इनिशिएट किया था, वो थी भोर कमेटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट, तो गट के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज़ की जाएगी? एलोप्यूरिनॉल, पैरासिटामोल, क्यूनिन या फिर डाइक्लोफेनेक। तो गट में क्या होगा, जनरली यूरिक एसिड है जो जमा होने लगेगा, कहाँ पर? जॉइंट्स में, मेनली कहाँ पर? जॉइंट्स में यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा, जिसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो यहाँ पर ट्रीट कैसे करेंगे? अब यूरिक एसिड जम गया है तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? इनमें से होगी एलोप्यूरिनॉल। क्या होगी? एलोप्यूरिनॉल है जो यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से क्या करेगी? एक्सपेल करेगी, बाहर निकालने का काम करेगी। तो जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, क्या हुआ है? जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, तो वो किडनी जिनको फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, तो उनको क्या करेगी? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट करेगी जॉइंट्स के, यहाँ पर यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा। तो ये यूरिक एसिड को किस मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे हम? तो होगा एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मिशन इंद्रधनुष में पहले इतनी वैक्सीन इंक्लूड थी, अब कितनी हो गई हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष में कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है? सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी तक मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड नहीं है वो क्या है? पीसीवी वैक्सीन। जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं? पहले 7 थी लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है, 11 कर दी गई हैं। तो वैक्सीन है जो कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनेस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये क्या हो गई? डिसीज हो गई। इनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर वैक्सीन है जो यूज़ की गई हैं। तो क्या है यहाँ पर? टोटल 11 वैक्सीन है। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएससी में वैक्सीन को हम कहाँ स्टोर करेंगे? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर कोल्ड बॉक्स में। तो जो पीएससी सेंटर होते हैं वहाँ पर आपके पास ना तो बड़े बड़े डीप फ्रीजर होंगे, तो यहाँ पर जो वैक्सीन है कैसे स्टोर की जाएगी? ILR में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीएचसी में वैक्सीन को हम कैसे स्टोर करेंगे? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आता है तो कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होगा -15 to 25 डिग्री सेल्सियस। OPV कितने पे स्टोर की जाती है? -20 डिग्री सेल्सियस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और यदि वॉक इन कोल्ड चेन, WIC का मतलब क्या है? वॉक इन कोल्ड चेन में यदि बात करें हम, कितनी की जाएगी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर गवर्नमेंट मेडिकल शॉप में। फिर आते हैं कोल्ड बॉक्स वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन को सब सेंटर तक है जो ले जाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। आप इस जो यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ किया जाता है वैक्सीन स्टोर करने में? तो पीएससी में। कितना टेम्परेचर होता है इसका? तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 से 25 डिग्री सेल्सियस और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो यूज़ किए जाते हैं। OPV कितने पे है जो स्टोर की जाएगी? -20 डिग्री सेल्सियस पर। फिर आता है वॉक इन कोल्ड रूम। तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर गवर्नमेंट मेडिकल शॉप में इनको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन या फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन किया जाएगा किसमें? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो कौन कौन होगा? तो इसमें जो इंक्लूडेड होंगे जो भी प्रेग्नेंट मदर हो और चिल्ड्रन है वो सभी यहाँ पर इंक्लूड है जो किए जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन।
तो रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, क्योंकि रोटा वायरस है जो क्या करेगा, डायरिया को कॉज करेगा। तो रोटा वायरस किस रूट से एडमिनिस्टर की जाएगी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर ओरली। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। जब 6, 10 और 14 वीक्स में हम पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं उसी टाइम पर इसको है जो ओरली पिलाया जाता है बच्चों में। अब इसकी 2 टाइप की वैक्सीन होती है, रोटाटैक और रोटारिक्स। तो रोटारिक्स के ओनली 2 डोज होते हैं और रोटाटैक के हैं जो 3 डोज रहेंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व का जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977, 1978, 1979 फिर 1982। तो स्मॉल पॉक्स का पहला केस है जो लास्ट केस है जो स्मॉल पॉक्स का कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में। कहाँ पर, सोमालिया में। याद रखें आप, सोमालिया में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस 1977 में डिटेक्ट हुआ था। इंडिया की बात करें तो 1975 में, 24 मई 1975 को लास्ट। वर्ल्ड से एरेडिकेट कब कहा गया, 1980 में। लास्ट केस कब मिला, 1977 में, सोमालिया में। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफॉइड। तो टाइफॉइड का है जो कैरेक्टर क्या होगा, फीवर आने का। दैट मीन्स यदि टाइफॉइड के पेशेंट को फीवर है तो किस टाइप के है जो रहेगा, रिलैप्सिंग, स्टेप लैडर, कंटिन्यूअस या फिर इंटरमिटेंट फीवर। जो फीवर होगा टाइफॉइड वालों के लिए वो किस टाइप का होगा, तो ये होगा यहाँ पर स्टेप लैडर फीवर। क्या होगा, स्टेप लैडर फीवर। मेन कॉज क्या है, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है, बैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी मेन कॉज है टाइफॉइड के लिए, और जनरली ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण है जो होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, BCG, मीजल्स, कोलेरा या फिर बोथ ए एंड बी। कौन सा है जो यहाँ पर लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लाइव वैक्सीन है वो क्या है, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स BCG एंड मीजल्स दोनों क्या है, लाइव वैक्सीन है। BCG OPV, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, एपिडेमिक टाइफस, ये सब क्या है, लाइव वैक्सीन है। अब फिर यहाँ पर आती हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड में क्या है, टाइफॉइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, रेबीज, साल्क, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस एंड बी, कैस्नू फॉरेस्ट डिजीज। टॉक्सॉइड में आता है डिप्थीरिया और टिटनस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो DPT वैक्सीन है इसमें टॉक्सिन कौन है, टॉक्साइड कौन है, वो क्या होगा, डिप्थीरिया एंड टिटनस। नेक्स्ट वन इज पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो पोलियो को ट्रांसमिशन किस रूट से होगा, फीको ओरल, ड्रॉपलेट, सैंड फ्लाइज या फिर मॉस्क्यूटो बाइट। तो पोलियो का ट्रांसमिशन किससे होगा, फीको ओरल रूट से। किससे होगा, फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सी डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी, दैट मीन्स छींकने खांसने से ट्रांसमिट नहीं होगी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस तीनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये किससे होगा, या तो मदर टू फीटस होगा, वर्टिकल होगा, या फिर यहाँ पर है जो ब्लड से होगा, लेकिन ये किससे नहीं होगा, जो कि डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा। ड्रॉपलेट से होगा मेनिंगोकोकल, मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस, मम्स, रूबेला, स्ट्रेप फेरेंजाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न क्या है, TB। ड्रॉपलेट का मतलब आपने छींका खांसा अपने सामने वाले के ऊपर तो उसको हो गया। एयरबॉर्न का मतलब हवा में उड़ते हुए। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लूंजा जो कि बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरिसेला एंड चिकन पॉक्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एयरबॉर्न इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अ बेबी बॉर्न एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन बी गिवन टू हिम। यदि कोई बेबी CHC में डिलीवर हुआ है तो फर्स्टली हम उसको क्या देंगे, DPT, BCG, MMR या फिर टाइफॉइड। यदि कोई बेबी डिलीवर हुआ है तो उसकी मदर को है जो कौन सा इंजेक्शन है जो हम
बेबी यदि CSC में डेवलप हुआ है तो उस बच्चे को हम कौन सा इम्यूनाइजेशन सबसे पहले देंगे? तो होगा यहाँ पर BCG। एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG दिया जाएगा, OPV दिया जाएगा और हेपेटाइटिस बी भी दिया जाएगा। यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे, वेट करेंगे उसके वो इंतज़ार करेंगे जब तक उसका वजन 2 किलो नहीं हो जाता। अब BCG वैक्सीन किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी? TB से प्रिवेंट करने के लिए। रूट होगा इंट्राडर्मल, यदि एट द बर्थ से लेके 1 मंथ तक देते हैं तो 0.05 ml होगा और यदि आफ्टर 4 वीक और 1 मंथ के बाद देंगे तो 0.1 ml। BCG वैक्सीन है जो 1 साल तक ही दी जा सकती है, बहुत सारी वैक्सीन ओनली 1 ईयर तक दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर BCG 1 साल तक डिफरेंट डोज होगा। यदि बच्चा 1 साल तक BCG वैक्सीन नहीं लिया है फिर आपके पास आता है तब आप BCG वैक्सीन है जो नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, इट कैन लेटर लीड टू। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है बाद में क्या है जो कारण बनेंगे? मलेरिया होने का, लेप्रोसी का, रूमेटिक हार्ट डिसीज का या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है जो किसका कारण बनेगा? रूमेटिक हार्ट फेलियर का। यदि रिकरेंट बार बार होता है तो किसका कॉज बनेगा? रूमेटिक हार्ट डिसीज का। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल by 2000 AD was mooted in वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो 2000 AD में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गोल ऑफ हेल्थ है जो लिया गया था तो ये कब तक के लिए लिया गया था? 1966, 78, 68 या फिर 70। तो जो 2000 AD में जो गोल ऑफ हेल्थ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लिया गया था? 1978 में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी, तो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। कौन सी मेडिसिन है जो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी? DEC, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेप्सोन, MDT ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज मंडे मॉर्निंग फीवर इज कॉमनली नेम फॉर। तो मंडे मॉर्निंग फीवर किसका नाम है? बायसिनोसिस, एब्स्टोसिस, बैगोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मंडे मॉर्निंग फीवर है जो किसका दूसरा नाम है? बायसिनोसिस का। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो UTI मोस्ट कॉमन कॉज क्या है UTI का? क्लैविसेला, सिट्रोबैक्टर, इकोलाई या फिर पर्टिसिस वल्गैरिस। तो यहाँ पर कॉमन कॉज है UTI का, वो क्या है? ई कोलाई, इश्चरीचिया कोलाई। नेक्स्ट इज वारफ्रिन टॉक्सिटी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो वारफ्रिन के ओवरडोज में हम क्या यूज़ करेंगे? वायरन टॉक्सिटी है तो किसको है जो हम एज एन एंटीडोट के तौर पर देंगे? प्रोटामाइन सल्फेट, एसिटाइल सिस्टीन, हेपेरिन या फिर फाइटोनियाडोन या फिर विटामिन K। तो वारफ्रिन टॉक्सिटी का है जो क्या ट्रीटमेंट होगा कि यहाँ पर यदि वारफ्रिन ओवरडोज हो जाती है तो एंटीडोट के थ्रू हम इसके असर को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन देके? फाइटोनियाडोन या फिर विटामिन K है जो इंजेक्ट करके। नेक्स्ट वन इज अमंग दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एरेडिकेटेड डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी डिसीज है जो पूरे विश्व से है जो इरेडिकेट हो चुकी है? पोलियो, रेबीज, स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स। पोलियो के कुछ केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वाइन फ्लू के मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, रेबीज के मिल जाएंगे, लेकिन स्मॉल पॉक्स के हैं जो नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड सेरुमेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल। यदि किसी के कान में बहुत ज़्यादा सेरुमेन है जमा हुआ है तो यहाँ पर हम उसको कैसे रिमूव करेंगे? इरिगेशन से, सक्सनिंग से, इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो सभी यूज़ की जाएंगे लेकिन एक्सटर्नल कैनाल का जो सेरुमेन है वैक्स है उसको हम कैसे निकालेंगे? इरिगेट करके। नेक्स्ट इज ऑल आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी एक को छोड़कर। रिनाइटिस, कोरिएजा, ब्रोंकियोलाइटिस या फिर लैरिंजाइटिस। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सब हैं किसी एक को छोड़कर।
तो क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि लोअर पार्ट को सीधा जाके डायरेक्ट लंग्स को ही इफेक्ट करेगा। When was the MA program launched? MA means Mother's Absolute Affection। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन और माँ प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था? 5 अगस्त 2016 को, अगस्त 2017, 5 अगस्त 2018, फिर 5 जुलाई 2016। तो यहाँ पर माँ प्रोग्राम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था कब? 5 अगस्त 2016 को मोदी जी ने इसका यह जो इनॉग्रेशन किया था। इसके तहत जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे को है जो एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, देन आफ्टर जो आप उसको फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इमिटेड द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सा इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप लिया था किसके लिए? मिड डे मील प्रोग्राम के लिए। असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसने क्या किया था, मिड डे मील स्कीम को इनिशिएट किया था? तो वो था यहाँ पर तमिलनाडु। 1995 में मिड डे मील स्कीम कब लाई गई थी? 1995 में। और पहला इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया था? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था? 1962 में, 1952 में, 1992 में या फिर 1972 में। तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। इसके तहत है जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछा तो 1977 में। दो चीज़ें याद रखना है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये यहाँ पर क्या है 1952 में लॉन्च किया गया था। यदि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977 में। मध्य यहाँ पर मिशन परिवार विकास के तहत मैंने आपको बताया आयरन और फॉलिक एसिड की फ्री डिलीवरी करवाना जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हो उन पर।